हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके सामने सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन कुछ दिन पहले ऑल सब्जेक्ट का मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा था, पर सोशियोलॉजी का क्लास अभी तक मेरा नहीं चल रहा था। इसके पीछे रीजन था, इसके पीछे कारण था, क्या पता है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया है। फाइनली मैं आपके सामने 200 प्लस क्वेश्चन जो है ना आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। और इसको मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हूं, और ये जो पूरा का पूरा आप सेशन देखेंगे ये फुल एंड फाइनल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव बेस होगी। बात रही सर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ तो लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या होगा? तो मेरे लाल समझिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके मैं बताने वाला हूं, ठीक है। जहां पे मैं आपको बताने वाला PYQ। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए PYQ चला जा रहा है। क्या चला जा रहा है मेरे शेर हो PYQ। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि PYQ एक्चुअली है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल का पेपर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से PYQ, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं तैयार किया हूं ना, ये आप लोगों का जो आप लोगों का PYQ है, PYQ याद रखिएगा। सबसे पहले PYQ प्लस सेलेक्टेड प्लस गेस पेपर प्लस आप लोगों का याद रखिएगा मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर सर हम लोगों को तो निकला नहीं है, पर मॉडल पेपर कहां से बता रहे हैं? देखिए ये मॉडल पेपर में जो तैयार किया ना, अलग अलग स्टेट्स में जो मॉडल पेपर निकाले गए थे उन सब का क्वेश्चन पेपर में बेहतरीन तरीके से अरेंज किया हूं। साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है, पिछले कई सालों से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार स्टूडेंट्स के पेपर में छपते हैं, सारा क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद आज मैं आपके सामने एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। कितना से स्टूडेंट्स है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन के एक्साइटेड रखते हैं, ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो सोशियोलॉजी पेपर लेते हैं, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोग सोशियोलॉजी लिए हैं तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड को जो ऑलरेडी समाज शास्त्र लेकर स्टडी कर रहे हैं। हार्ड पेपर नहीं है, पॉलिटिकल से ही रिलेटेड होगी। चलिए क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। क्लास देखने के बाद थोड़ा सा भी दिल से अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो आने का पूछल गया पहला प्रश्न हो कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? जो नगरीय समुदाय, देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, कान खोल कर सुन लीजिए। आप लोगों का ना दो विशेषता है। क्या दो विशेषता? अगर आप पढ़े होंगे ना सोशियोलॉजी समाज शास्त्र, तो आपके पेपर में आएगी सर नगरीय। क्या आएगी? नगरीय। और एक आएगा सर ग्रामीण। क्या आएगी? ग्रामीण। इन दोनों में ना आपको अंतर पूछा जाए। क्या पूछा जाएगा? अंतर आपसे पूछा जाएगा। आपको अंतर क्रिएट करना आना चाहिए कि ग्रामीण में और नगरी में, ग्राम जहां पे हम लोग रहा करते हैं, मतलब हम सभी लोग जहां पे रहते हैं, ग्रामीण इलाके उसे कहा जाता है जहां पे लोग प्राथमिक क्रिया पर डिपेंडेंट होते हैं। प्राथमिक क्रिया का मतलब सर कृषि, पशुपालन, पशुचरण, मछली पालन, खनन, इसमें सारा का सारा जो है ना ग्रामीण इलाके लोग डिपेंडेंट होते हैं से किस चीज पे? प्राथमिक क्रिया पे। अगर मैं बात करूं नगरी, तो नगरीय समुदाय के लोग जो है ना याद रखिएगा वो डिपेंडेंट करते हैं द्वितीय क्रिया पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नगरीय समुदाय की जनसंख्या घनत्व ज्यादा है या ग्रामीण, तो बताएंगे सर नगरी में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। देखिएगा, और शिक्षा भी पाया जाता है। देखिए डिफरेंट में बता दे रहा हूं, आप ये समझ लीजिए। शिक्षा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड किए जाते हैं सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, 4 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, समझिएगा। शिक्षा, इसमें नगरी में शिक्षा बहुत आसानी से मिल जाती है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेज है। लेकिन ग्रामीण इलाके में यह देखने को आपको नहीं मिलेगी। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। यहाँ की आबादी सबसे अधिक है, यहाँ की आबादी उतना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग व्यापार करते हैं, यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन, पशुचरण करते हैं। आपको डिफरेंट आना चाहिए। इस तरह से डिफरेंट आप लोग लिख लेंगे ना। अगर समझ में आया कि ग्रामीण और नगरी में क्या डिफरेंट है तो एक बार डन कर दीजिएगा। चलिए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है? तो स्त्री की उच्च परिस्थिति, मतलब यहाँ पे स्त्रियों को ना कुछ और नजर से देखा जाता है। अगर मैं गाँव की बात करूँ ना, तो लड़की अगर मैट्रिक एग्जाम देती है तो उसको जल्दी से शादी करवा दो, यही हम लोग सोचते होंगे। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे ना, सॉरी आप नगरीय क्षेत्र में जाएंगे, तो नहीं, लड़की को पढ़ाते बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की उच्च परिस्थिति रहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, ये व्यक्तिवादी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2, पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना पंचायत राज व्यवस्था, सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया ना, इस क्वेश्चन का सारा ऑप्शन का एकदम पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए, क्वेश्चन आएगा। अगर आपसे पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था?
तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाएगा कब लागू किया गया था, तो 1959 में। अगर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का कौन सा जिला है, तो बताएंगे सर नागौर जिला। अगर आपसे पूछा जाए किस समिति के तहत, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा समिति। चारों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, मेरे सामने अभी नोट डाउन कीजिए, नहीं तो रोएंगे एग्जाम के समय। पहला, पंचायत राज्य व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? पहले राजस्थान। कब लागू किया गया था? तो 1959 में। अगर आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि कब, अगर पूरा डेट पूछेगा ना, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर होगी पूरा डेट, ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिले में? नागौर जिले में। किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। कितना स्तरीय थे? स्तरीय। कितना स्तरीय थे? स्तरीय। कितना स्तरीय थे? तो त्रिस्तरीय थे, याद रखिएगा त्रिस्तरीय थे। कौन सा स्तरीय थे सर? याद रखिएगा त्रिस्तरीय थे, ठीक है। याद रखिएगा त्रिस्तरीय समिति थी, ठीक है। से क्वेश्चन पूछा गया था पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था, तो बताएंगे सर 1959। याद रखिएगा कब लागू किया गया था? 1959। मैंने अभी जस्ट बताया था 1959। 6-7 क्वेश्चन में बताया हूं, सारा क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए, अगर कर लिए तो डन कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, बस सारा क्वेश्चन को एकदम डीपली से जाना है। और जिनका अंदर में पैसेंस नहीं है, क्षमता नहीं है, दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने में आपका कोई फायदा नहीं होगा अगर अंदर में क्षमता नहीं है, पैसेंस नहीं है, सारा क्वेश्चन को डील जो मैं कर रहा हूं उसको सुनने का, ठीक है। निकल जाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊं। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पेपर आ जाए इसके बाहर, तो फिर आपको उस समय कैसे हैंडलिंग करेंगे, ये भी आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज है तो कॉलेज है, नॉलेज नहीं है तो कॉलेज नहीं है। इसलिए नॉलेज बनाइए, फिर हम लोग कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे क्लास 12 के बाद। चलिए सर आते हैं, पंचायत राज्य में सबसे प्रमुख कार्य कौन होता है? देखिए सबसे प्रमुख होती है ना ग्राम सभा। क्या हो जाएगी? ग्राम सभा। हम लोग मुखिया पढ़े, सरपंच पढ़े, ग्राम सेवक पढ़े, तो क्या आ जाएगा हम लोग का? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 4 पे कि निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार, देखिए ज्वाइंट फैमिली हम लोग जानते हैं ना, ज्वाइंट फैमिली किसे बोलते हैं। देखिए हम लोग, मेरा मान लेते हैं हम लोग 4 भाई हैं, एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई। अब क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं माता पिता होगा, माता पिता, ठीक है। ये माता पिता हम लोग, जब हम लोग का शादी हो गया था या शादी से पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली हम लोग रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद विवाद होने के कारण बड़का छोटका भाई बोल रहा हम तोहनी से नहीं रो बोल रहे, हम तोहनी से ज्यादा कमाए, हम नहीं चाहोगे कि तोहनी का हम खाना खिलाए, वो इस साइड हो गया। बड़ा भाई बोल रहा है कि हाँ हम भी ऐसा नहीं करेंगे, हम नहीं रहेंगे आप लोग के साथ, बहुत झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, चला गया, ये भी साइड हो गया। अब क्या करेंगे दोनों भाई बोल रहे हैं कि ठीक है यहीं पे रहते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग अलग एक जगह पे, एक चूल्हा पे हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, हम लोग भी अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से ना हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं, लेकिन बाद में जाकर क्या होती है? बिछड़ जाती है। तो ज्वाइंट फैमिली का क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबी है? अगर ज्वाइंट फैमिली रहेंगे, ज्वाइंट रहेंगे, तो सबसे पहला विशेषता, अगर मैं देहाती लैंग्वेज में कहूं, तो आप पर कोई हमला नहीं कर सकता है। अगर जब तक ज्वाइंट रहेंगे आपके चारों भाई के ऊपर कोई आंख दिखा नहीं सकता है। एक भाई के ऊपर दिखाएंगे ना, तो तीनों भाई क्या होते हैं? उसके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें अलग हो गए, अगर अलग हो जाते हैं, तो फिर कोई एक दूसरे को नहीं दिखाएंगे। खैर बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बड़ा आकार होती है, मैंने जस्ट बताया, बड़ा आकार होगी। पहला सामान्य संपत्ति होगी, याद रखिएगा, सामान्य निवास होगी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 5 के निम्न में से कौन पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, समाचार पत्र। क्या हो जाएगी? समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला प्रश्न है 6 नंबर, परियोजना कार्य के कौन कौन से चरण है? परियोजना कार्य के कौन कौन से चरण है? तो देखते हैं सर, अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन पर विधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? सी इज द ई इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था? एओ, इसे याद रखिएगा, सॉरी एओ, क्या आ जाएगी? एओ ह्यूम। क्या आ जाएगी? एओ ह्यूम। पर अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुआ था। कब हुई थी? 1885। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को सही ढंग से देखना है। निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार कौन सी है? सप्ताह में जो एक बार बाजार लगते हैं उसे हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं, जो सप्ताह में एक बार बाजार लगते हैं उसे हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी हम लोग का? 20 द करेक्ट आंसर। लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचक कहा जाएगा? लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचकांक कहा जाएगा? तो बताएंगे से इसका राइट आंसर हो जाएगी घरेलू हिंसा। क्या हो जाएगी?
घरेलू हिंसा है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। भारत में सांप्रदायिकता, थोड़ा सा मैं बात कर लूं आप लोगों का सांप्रदायिकता। अगर आपके पेपर में 2 मार्क्स का आ जाए, या आपके पेपर में 3 मार्क्स का आ जाए, या आपके पेपर में 5 मार्क्स का आ जाए, तीनों में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, तीनों में से किसी भी एक क्वेश्चन आएगा सांप्रदायिकता से रिलेटेड। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, क्या मैं थोड़ा सा डिफिनेशन दे दूं? सुनने की क्षमता रखते हैं ना, तो डन कर दीजिएगा कि सर जो आप एक्सप्लेन करते हैं इसी तरह से हम लोग क्लास में हम लोग को एक्सप्लेन करा कीजिए, ताकि हम लोग को समझ में आए। जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही आपके पेपर में छपे, लेकिन अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए, उससे रोटेट करे, तो आप इजीली से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं बता दूं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि कोई 2 व्यक्ति खड़ा है, कोई 2 व्यक्ति खड़ा है, मान लेते हैं मैं हिंदू हूं, वो मुस्लिम है, तो मैं हिंदू होने के नाते मैं अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और मुस्लिम धर्म के प्रति मैं घृणा पैदा करता हूं। क्या बोले, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और धर्म से, और दूसरे धर्म को हम घृणा मानते, घृण करते हैं दूसरे धर्म को, और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं अरे मुस्लिम पे मत रहो, क्रिश्चियन मत बनो, SC ST मत रहो, ये माझी वगैरह कुछ भी मत बनो। तो उस समय क्या होता है ना, सांप्रदायिकता फैल होती है, उस समय सांप्रदायिकता फैल जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। अगर आपको 2 नंबर का मार्क्स अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो ऐसा लिखना है कि अपने ही धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, और दूसरे धर्म के प्रति अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने के साथ साथ दूसरे धर्म से घृणा करना, इसको भी हम लोग सांप्रदायिकता ही कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन सा है? तो मुख्य कारण होगी राजनीतिक स्वार्थ। अगर राजनीतिक नहीं होगा ना, नेता लोग नहीं होगा ना, याद रखिएगा हम लोग यहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब कभी भी हम लोग का विवाद नहीं होगी। ये जो आज कर रहे हैं ना, राजनीतिक के कारण आज हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए सर और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना अधिकार अधिनियम को पारित किया गया था। सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, याद रखिएगा जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जून, क्या जगह 15 जून 2005 को, कब 15 जून 2005 को। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हरित क्रांति संबंधित है, मैं हरित क्रांति से रिलेटेड ना 2 चीज मैं बता रहा हूं, लिख लीजिए अभी। भारत का, ठीक है, और एक लिखना है आपको विश्व का, विश्व का, दोनों लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, क्या लिखना है? पहला भारत का, अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का, याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन को। किसको? स्वामीनाथन को, याद रखिएगा स्वामीनाथन को कहा जाता है, स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर डॉक्टर, क्या? डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। लॉग, याद रखिएगा बोरलॉग को कहते हैं हम लोग, क्या? याद रखिए विश्व का हरित क्रांति का जनक। भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाए तो बताएंगे सर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। पर विश्व का पूछा जाए तो डॉक्टर बोरलॉग। ठीक है, हरित क्रांति। अब आते सर हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति जो है ना वो कृषि से संबंधित होती है। हरी मतलब होता है सर हरा, याद रखिएगा हरी मतलब हरा, ग्रीन कलर, और कृषि में ही हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं ग्रीन कलर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है 13। आदिवासी महासभा एक संगठन था। ये आदिवासी महासभा एक संगठन था किसका? तो संथालों का। संथालों का एक संगठन था, याद रखिएगा आदिवासी महासभा। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, अच्छा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार बताइए जरूर कमेंट में, सर एक्सप्लेन कीजिए, क्या कीजिए ताकि हम लोग को समझ में आए। अगर आपसे पूछा जाएगा संथाल विद्रोह कब हुई थी, तो 1855। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें यह किसने शुरू किया था, यह नेता कौन था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? सिद्धू। क्या हो जाएगी? सिद्धू और कान्हू। क्या हो जाएगी? सिद्धू और कान्हू 2 भाई थे जिन्होंने मिलकर संथाल विद्रोह शुरू किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, और कब शुरू किया गया था? 1855 में। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राजमोहनी आंदोलन संबंधित है। जो राजमोहनी आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। किससे? जनजातीय आंदोलन से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुई थी? सिखों के जो दिल्ली में एक बार दंगा हुई थी, दिल्ली में ना एक बार दंगा हुआ था सिखों के विरुद्ध, तो कब हुई थी ये आपसे पूछे गए, तो बताएगा सर 1984 को हुई थी। इसी समय एक और खतरनाक कांड हुआ था भोपाल त्रासदी केस, याद भोपाल, याद रखिए क्या?
भोपाल, याद रखिएगा क्या जगह, भोपाल। मध्य प्रदेश में कांड हुआ था, ठीक 1984 में ही भोपाल त्रासदी गैस कांड हुई थी, बड़े इसमें फैक्ट्री था और फट कर कड़ी लाखों हजारों इंसान की मौत हो गई थी, ठीक है, भोपाल त्रासदी कांड। ऑप्शन नंबर याद रखिए क्या जगह, तो 1984, क्या जगह 1984, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, निम्न समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय मानते हैं, सबसे छोटे, तो बताएंगे सर पारसी को, क्या जगह, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, तो पारसी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत के संविधान में, देखिए सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा ना 4-5 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं इससे रिलेटेड, बाकी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी कौन है सर, अस्थायी और एक होता है सर अस्थायी, अस्थायी, दोनों को एक बार ध्यान से समझिएगा, एक होता है सर अस्थायी अध्यक्ष और एक होता है अस्थायी। अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र, याद रखें राजेंद्र प्रसाद, याद रखें क्या, राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका चुनाव कब हुआ था, तो इसका चुनाव हुआ था 11 दिसंबर, याद रखिएगा 1946 में। अगर अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर याद रखिएगा सचिनंद सिन्हा, क्या जगह, डॉक्टर, मैं डी आर लिख दे रहा हूं, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका चुनाव कब किए गए थे, तो बताएंगे सर 9 दिसंबर, कब, 9 दिसंबर 1946 को। दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए। संविधान का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी अध्यक्ष तो बताएंगे सर डॉक्टर, याद रखिए एच मतलब होता है डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, सॉरी डॉक्टर सचिनंद सिन्हा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका चुनाव कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946, इसका चुनाव 11 दिसंबर 1940। अगर आपसे पूछा जाएगा कि थोड़ा सा मैं बताइए कि संविधान में हम लोग जो मनाते हैं संविधान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा कब, एक बार जरूर बताइए कमेंट करके। संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी को, याद रखिएगा। भारत आजाद हुई थी 15 अगस्त को, कब, 15 अगस्त, याद रखना क्या, 15 अगस्त को आजाद हुई थी 1947 पे, ठीक है, 26 जनवरी 1950। पर भारतीय संविधान का अंगीकृत कब किया गया था, तो बताएंगे सर 26, याद रखिएगा 26 नवंबर, कब, 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा क्या, 1949 को। ये सब नोट डाउन कीजिए, खेला नहीं है बाबू, यहाँ पे मेला लगाएंगे हम, ठीक है। ये सब सारा क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूँ चीख के, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, हल्के पे नहीं लेना है, और हल्के में लेंगे तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए सर अब आते हैं सर और क्वेश्चन, इस सबसे संविधान से रिलेटेड मैं बात करूं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, क्या कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो बताएंगे सर अनुच्छेद की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो 395 प्लस। अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूची, इंग्लिश में भी बता रहा हूं अनुसूची, अगर अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अनुसूची कितना है 12। अगर आपसे पूछा जाएगा सर भाग कितना है सर, बताएंगे सर 22 भाग। इन्हीं तीन को मिला करके ना, याद रखिए इन्हीं तीन को मिला करके भारतीय संविधान, जो भारतीय संविधान है ना तैयार किया गया, इन्हीं तीन को मिला करके। अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं, अनुसूची को शेड्यूल कहते हैं, और भाग को पार्ट कहते हैं, ठीक है। इस सब को आपको अच्छे ढंग से याद रखना है, तभी जाकर आप अच्छी खासा मार्क्स ला सकते हैं। और मैं बात करूं संविधान से रिलेटेड क्या, और मैं एक दो वो बता दूं जो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। अगर आपसे पूछा जाएगा ना, याद रखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से पहले अभी जो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची है, पहले कितना था, तो बताएंगे सर 8 अनुसूची थी, कितना 8 अनुसूची थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहले भाग कितना था, तो पहले भाग 18 थी, जो अभी काउंट प्रेजेंट टाइम में 4 को जोड़कर 22 कर दिया गया, ठीक है। चलिए इस सब क्वेश्चन को ना एकदम कान खोल कर एकदम याद कर लेना है। तो आपसे पूछा गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, तो धार्मिक आधार पर सबसे छोटा समुदाय, याद रखिए क्या जगह, धार्मिक आधार पर सबसे छोटा समुदाय। और भारत का अपना कोई भी, याद रखिएगा भारत का अपना कोई भी धर्म नहीं है। और भारत में मौलिक अधिकार पहले कितना था, तो बताएंगे सर पहले मौलिक अधिकार था 7। मौलिक अधिकार को मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम में हो गया सर 6, 7 से 6 हुआ, एक घट गया, वो कौन था सर, तो वो था संपत्ति, याद रखिए क्या था, संपत्ति, याद रखिए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटा करके कहां पे रख दिया गया है, तो विधि अधिकार, याद रखिए कहां, विधि अधिकार, ये सब नोट डाउन कीजिए, ठीक है, विधिक अधिकार। अगर आपसे पूछा जाएगा संविधान में जो हम लोग
मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार में रखा गया। यह कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो बताएंगे सर 44वें संविधान संशोधन के तहत। सारा चीज को एकदम नोट डाउन कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को मेरे सामने लिखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है, सात अभी देख रहे हैं 10-12 क्वेश्चन से मैं ज्यादा यहाँ पे डील किया हूँ आपका। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। और हाँ, एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट पे कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगला क्लास जब होगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा या नहीं, एक बार जरूर बता दीजिएगा। या तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लेकर आऊं और आंसर बताऊं, तो फिर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, फिर क्वेश्चन, फिर आंसर, या आप लोगों को मैं ऑप्शन जो मैं बेहतरीन तरीके से डील कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये चाहिए। दोनों में से एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्योंकि कुछ जब मैं एक्सप्लेन करता हूं ना तो कुछ स्टूडेंट को लगता है बोरिंग, और ये बोरिंग तब आपको समझ में आएगा जब आप एग्जाम देकर लौटेंगे ना, एहसास होगा काश मैं उस समय इस वीडियो को स्किप ना किया होता तो अच्छा मार्क्स आता। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? इस भारत में सबसे ज्यादा अगर ईसाइयों की संख्या है ना, तो याद रखिए कहां पे? केरल में। और केरल भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, याद रखिए क्या, सबसे याद रखिए क्या जगह सबसे पढ़ा लिखा, मैं लिख नहीं रहा, समझ लीजिए। भारत का सबसे पढ़ा लिखा अगर राज्य है एजुकेशन में तो वह जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल। अगर कहा जाएगा कितना परसेंट पढ़ा लिखा है, तो 93%। कितना? 93%। मतलब 100 कैंडिडेट में सिर्फ और सिर्फ 93, याद रखिएगा 93 कैंडिडेट जो है ना पढ़ा लिखा है। 7 ही कैंडिडेट ऐसे होगी, 7 व्यक्ति ऐसा होगा जो अनपढ़ है। लेकिन मैं झारखंड की मैं बात करूं तो झारखंड में 47% व्यक्ति पढ़ा लिखा है। याद रखिए एडुकेशन है, एजुकेशनल है, मतलब शिक्षित है, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा है। बाकी 53% क्या है? बेरोजगार और अनपढ़ लोग हैं। ठीक है, चलिए सर, इसमें बोलने में कोई, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, मुझे कोई थोड़ा सा भी आज ही फील नहीं होता है कि मैं झारखंड राज्य में रहकर और मैं झारखंड का बदनामी कर रहा हूं। मेरे कोई दिक्कत नहीं लग रहा बोलने में। क्यों? क्योंकि झारखंड का है भाई, तभी मैं बोल पा रहा हूं। अगर नहीं रहता तो मैं नहीं बोलता। मैं खुशी से बोल रहा हूं ना कि 93% झारखंड केरल में पढ़ा लिखा व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वहां इस तरह से करके रखा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि झारखंड हम लोग तभी आगे बढ़ा सकते हैं, याद रखिएगा, जब हम लोग का एजुकेशन सिस्टम, याद रखिए क्या, एजुकेशन, मेरा अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम बेटर होगी। एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए गरीब से गरीब बच्चा तक शिक्षा पहुंचना चाहिए। और मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार इस साल से काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि आगे चलकर हर एक गांव देहात तक जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं पैसे के कारण, उस जगह तक शिक्षा पहुंचेगी। हमें यकीन है कि व्यक्ति चाह कर भी ना पढ़ाई को नहीं छोड़ सकता है। मैं ऐसा दिन लाने वाला हूं, आप लोग बस सपोर्ट करिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, इसका आंसर हो गया केरल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि धर्म के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण की दूसरी कसौटी क्या है? तो बताएंगे सर भाषा है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है कि भाषाई आधार पर, क्या भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्रा। क्या जगह? आंध्र प्रदेश। याद रखिए क्या, मेरा शेर शेर नहीं हो, आंध्र प्रदेश, प्रदेश, याद रखना। क्या मेरे शेर से नहीं हो? तो बताएंगे सर भाषाई आधार पर, भारत के तो बहुत राज्य है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाले पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कब गठित किया गया था? याद रखिएगा, बताएंगे सर, याद रखिए कौन सा? 1993 में। अगर आपसे पूछा है कि समिति की सिफारिश पर अबू फजल, आपका फजल अली, क्या हो जाएगी? फजल अली। ठीक है, फजल अली। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो अभी पीबी का एग्जाम चल रही है ना, क्या सर, प्री बोर्ड की एग्जाम जो चल रही है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। याद रखिए कि भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर गठित किया गया था। किस समिति के तहत? फजल अली। याद रखिएगा, ठीक है, आप फजल अली के समिति के तहत गठित किया गया था। चलिए इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाले के क्या कारण था? तो बताएंगे सर राजनीतिक दलों का स्वार्थ। जितना भी झगड़ा उत्पन्न होती है ना, राजनीतिक दलों के हाथ होती है। ठीक है, इस सब मामला में कभी ना जाएं, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। भारत सरकार के सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1978 को। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है? आपसे पूछा गया ना कि कौन जनजाति नहीं है, तो देखिए जनजाति कौन नहीं है वो आपसे पूछेंगे। मुंडा जनजाति है जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद सर हम लोगों का संथाल भी है जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। पर अगर आपसे पूछा जाएगा थारू भी है, पर गोप जो है ना, गोप याद रखिएगा जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उराव जनजाति किस राज्य के निवासी है? उराव जनजाति सबसे ज्यादा उराव जनजाति अगर पाई जाती है तो झारखंड में है। कहां पे? झारखंड।
ठीक है, याद रखिएगा झारखंड का गठन हुआ था, याद रखिएगा 26 नवंबर, कब हुआ था सर? 26 नवंबर 2000 ईस्वी को। पर अगर आपसे पूछा जाएगा ना, याद रखिएगा कि झारखंड का जब गठन हो रही थी उस समय 2 और राज्य का गठन हुआ था, वो कौन कौन था? तो बताएंगे एक सर हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्या जगह? छत्तीसगढ़, और एक हो जाएगा सर उत्तराखंड। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सब क्वेश्चन, ठीक है, हल्के पे नहीं लेना है। युवा संगठन पाया जाता है, युवा संगठन का पाया जाता है जनजातीय समाज में। कहां पे पाए जाते हैं? जनजातीय समाज में। कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सी समस्या जो है जनजातीय समुदाय से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे सर छुआछूत। वो लोग कभी भी छुआछूत नहीं करते, जो जनजातीय लोग होते हैं ना, कभी भी छुआछूत नहीं करते। छुआछूत तो वो करते हैं मेरे लाल जिसके अंदर में समझदारी नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? जो बहुपति विवाह है यह हम लोग कौन से जनजाति में देखते हैं? तो टंडा जनजाति में देखते हैं, और ये क्वेश्चन टपकने वाला है 2024 में, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 27 पे। परिवीक्षा विवाह, विवाह का एक प्रकार है। परिवीक्षा विवाह, विवाह का एक प्रकार है, ये किस प्रकार के है? तो आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो बताएंगे सर जनजातीय समाज का। क्या सर? जनजातीय समाज का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रशिक्षण विवाह पाया जाता है, जो प्रशिक्षण विवाह है ना वो कहां पाए जाते हैं? तो कौन से जनजाति में? तो भील जनजाति में। कहां पे? भील जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में किस समिति में ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश दी? मैंने अभी जस्ट बताया था, बलवंत राय मेहता समिति। क्या मैंने चीख के बताया था या नहीं? एक बार आप लोग जरूर बताइए कि सर आप बताए थे पर हमें याद नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया था ना बलवंत राय मेहता समिति। अरे मेरे लाल 7 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा, तो कुछ तो अंदर में एक्सपीरियंस होगा ना, कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा नहीं। बस जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना एक बार अच्छे ढंग से पढ़ के जाइएगा, बाहर आ जाए तो फिर कहना, ठीक है। लेकिन हाँ बाबू ऑनेस्टी के साथ पढ़ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े डायरेक्ट चल गए 3। कितना एक्सप्लेन किया हो, देख रहे हैं ना। बलवंत राय मेहता समिति में अभी जस्ट अभी डिस्कस करवाए थे ना, वही क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पे 29 नंबर में पूछा गया था। सोचिए यही सब क्वेश्चन बार बार देखिए, कितना मैं एक्सप्लेन, कितना बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। सारा क्वेश्चन को देखना है, सिर्फ हल्के में नहीं लेना है एक भी क्वेश्चन को। तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवीक्षण विभाग पाया जाता है भील जनजाति में। अगला क्वेश्चन है भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज किया था? बलवंत राय मेहता समिति। कब? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 1959 को। कब पूरा डेट अगर आपसे पूछेगा तो 2 अक्टूबर। राज्य का नाम पूछेगा तो बोलेंगे सर राजस्थान। कहां पे? राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में? नागौर जिले में। किस समिति के तहत? बलवंत राय मेहता समिति में, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है। पंचायती राज का कार्यकाल क्या है? पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल हमेशा 5 वर्ष का होता है। क्या होती है? 5 वर्ष का। थोड़ा सा लिख लीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। अगर आपको पता, अगर आपसे पूछा जाएगा राज्य, क्या पूछा जाएगा? सॉरी राज्य क्या हो जाएगी? राज्यसभा। अगर आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा, और एक तरफ पूछा जाएगा सर लोकसभा। क्या पूछा जाएगा? लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का। राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है सर? 5 साल का, ठीक है। याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मान के चलूं, अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है तो उम्र कितना चाहिए? तो बताएंगे सर 25 साल। कितना साल? 25 साल। राज्यसभा का बनना चाहते हैं आप? 30 साल। याद रखिएगा क्या ये जो मैं बताऊं ये कार्यकाल है, कार्यकाल, ठीक है, ये कार्यकाल है। और अगर आपसे पूछा जाएगा 30 क्या लिखा हूं? उम्र। अगर उम्र, ठीक है, उम्र, अगर सॉरी उम्र, अगर आपसे उम्र पूछा जाएगा तो याद रखना क्या लिखना है? उम्र में 30 साल बना, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल और लोकसभा का 25 साल। ये होता है सर अस्थाई। क्या होती है? अस्थाई, ठीक है। ये होता है अस्थाई। क्या होती है? अस्थाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या क्या मैं बोल रहा समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बस हाँ समझ में आना चाहिए बाबू रे, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना समझ में आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसकी सीटों की संख्या पूछा जाए, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम राज्यसभा की तो 252, पर प्रेजेंट टाइम में कितना है? वर्तमान में कितना है? तो बताएंगे सर 245। अगर इनके अधिकतम सीटों की संख्या पूछा जाएगा तो 552। प्रेजेंट टाइम में कितना है? अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 545। ये सबको एकदम कंठस्थ करके, एकदम कंठस्थ कर लेना है एकदम अच्छी तरह से। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा संसद, क्या संसद के कितने अंग होते हैं? तो बताएंगे सर 3 अंग होते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 अंग कौन कौन है? तो बताएंगे सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या हो जाएगी? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति।
लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाएगा संसद, पार्लियामेंट किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, तो बोलेंगे सर संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अगर पैसेंस में बार क्लास के पहले ही मैं बोल चुका हूं कि अंदर में अगर पैसेंस है तभी क्लास देखिएगा, नहीं तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पढ़ा हुआ वो देखिए निकल जाएगा वहां से। ठीक है, क्यों मेरा क्लास में जो भी मैं पढ़ाऊंगा जब तक मेरा सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। चलिए सर, अब आते हैं संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा ना ये अनुच्छेद नंबर कितना में दर्शाया गया है, कभी कभी पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर कितना में दर्शाया गया, तो बताएंगे सर 79 में। कब? 79। संसद को हम लोग दर्शाते हैं 79। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकसभा को हम लोग दर्शाते हैं सर, याद रखिएगा 81। अगर सॉरी हाँ 81। और राज्यसभा को हम लोग दर्शाते हैं सर 80 में। ये जो मैं बता रहा हूं ना ये अनुच्छेद है, याद रखिए क्या अनुच्छेद। भारतीय संविधान 3 चीज से चलती है, अनुच्छेद, अनुसूची और भाग। ठीक है, तो 81, 79, 80, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। सारा चीज मैं यहाँ पे डिटेल से मैं बताया हूं, बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे, तो एक बार डन कर दीजिए। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे होगी सर आप लोग का सेट नंबर 2। कितना ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के बाद उनको समझ में आया है और एक बार उनको लगे कि सर क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 के बीच में हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे एकदम टपाटप आंसर में दे सकता हूं। और आज मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आया सर। आप आज जो मैं क्वेश्चन बताया हूं सर टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कैसे अंदर से फील हुआ है पूरा क्लास देखने के बाद एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन का आप लोगों को वेट करता हूं और एक बार जरूर बताइए सेट 2 के लिए। जल्दी से मैं मिलता हूं अगला वीडियो में।